नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस बच्चों। और आप सबका पेपर 2 है। पेपर 2 आप सबका क्या है बच्चों? चाइल्ड डेवलपमेंट है। जी हाँ, क्या है बच्चों? बाल विकास है। और मैंने इससे पहले सुपर फास्ट रिवीजन फर्स्ट करवाया है। फर्स्ट वीडियो है जो बाल विकास का, और यह सेकेंड वीडियो है सुपर फास्ट रिवीजन में। तो बच्चों, जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जा करके उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के लिए। तो बच्चों, उस वीडियो को अवश्य देख लेना। और आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में आए हैं। जैसा कि इसमें सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, तो सुपर फास्ट रिवीजन में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक किया करें। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है हमारा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है आज की वीडियो में कि भाषा विकास के चरण लिखिए। जी हाँ बच्चों, जो भाषा का विकास होता है उसके चरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न, तो भाषा विकास के चरण में क्या होता है बच्चों? जो भाषा विकास एक जटिल एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जी हाँ, बहुत जटिल और बहुत दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो शिशु जन्म के प्रथम क्रंदन, याद रखना, शिशु का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? क्रंदन करता है। फिर वहीं से ही प्रारंभ होता है और जीवन प्रयत्न चलती रहती है। और भाषा विकास के चरण इस प्रकार से हैं। देखते हैं किस प्रकार से है भाषा विकास के चरण। पहला है बच्चों वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार। जी हाँ, जो वाणी पूर्व, जब बच्चा बोलने से पूर्व जो अभिव्यक्ति करता है उनको सबसे पहले जानते हैं। जैसे रोना या क्रंदन करना। जैसे बच्चा सबसे पहले रोना ही तो सीखता है, वो रोता है, क्रंदन करता है। और फिर है कूकना तथा बबलाना। कुछ बच्चे छोटे होते हैं जो बैठते हैं ऐसे बबलाते हैं। और थर्ड है हमारा हाव भाव। जी हाँ, हाव भाव होता है थर्ड। और नेक्स्ट है हमारा बच्चों वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। जब बालक में वास्तविक रूप से भाषा की अभिव्यक्ति हो जाती है तो वही क्या कहलाता है? हमारा वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। तो इसमें क्या होता है? बच्चों में क्या विकास होते हैं भाषा में? आकलन शक्ति ठीक हो जाती है, वह बालक आकलन भी करने लगता है और उच्चारण और शुद्ध उच्चारण भी करता है, बोलने भी लगता है और शब्दावली कई शब्दों का प्रयोग भी कर लेता है अपनी भाषा में। और वाक्य निर्माण, और वह बच्चा छोटे छोटे वाक्य निर्माण भी करने लगता है। तो कह सकते हैं वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति में ये चार आते हैं। और वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार में रोना, क्रंदन, कूकना, बबलाना, हाव भाव ये आते हैं। ओके, 3। उसके बाद है हमारा बच्चों संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां लिखिए। जी हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है बाल विकास का जो सुपर फास्ट रिवीजन है, वो जाकर के देख लें। उसमें मैंने संवेगों के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, शॉर्ट प्रश्नों के माध्यम से। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां। कौन सी ऐसी विधियां हैं जो जब बालक के अंदर संवेग उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे कैसे आप नियंत्रित करेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों दमन। जी हाँ, यदि बालक संवेगात्मक व्यवहार करना प्रारंभ कर दे, दमन अर्थात बच्चों को रोकना, उन्हें दबाना, अर्थात उन्हें किसी ऐसी जो मान लो क्रोधित है बालक, तो उसे उस क्रोध से निकालने का प्रयास करना चाहिए, उसे डांटना चाहिए ताकि वो क्रोधित न हो। और उसे जिस प्रक्रिया द्वारा जैसे बालक क्रोधित है तो उसे प्यार से समझाएं और उस क्रोध का दमन करें। यदि बालक जैसे किशोरावस्था में कामुकता के संवेग की जागृति होती है तो उसे दबा देना चाहिए, अन्यथा हानिकारक भावना का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों व्यक्त करना। जैसे बालकों को संवेगों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। जैसे बालक है उसके संवेगों को व्यक्त करने का अवसर भी देना चाहिए, जिससे क्या होगा? अनेक संवेगों को समझकर उचित परीक्षण दिया जा सकता है। बालक को जो संवेग हैं उनको समझकर उसे उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जैसे क्रोध, भय, इन सब के ऊपर जैसे बालक रो रहा है उसके इमोशन को जानेंगे तो उसे समझाएंगे कि बच्चा, बालक ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके,
तो ये क्या है, व्यक्त करना। जब बालक व्यक्त करेगा तभी तो आप उसे प्रशिक्षित करेंगे, उसे समझाएंगे क्या उसके अंदर त्रुटियां हैं। नेक्स्ट है मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण, इसमें क्या होता है, संवेगों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें उचित दिशा देनी चाहिए। जैसे बालक को भय हो तो उसकी दिशा मोड़ देने से संवेग परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए बालक डर रहा है, भय भी एक संवेग है, तो बालक डर रहा है तो उसे उसकी जिस बात से डर रहा है उसे मोड़ देना चाहिए, उस बात को खत्म कर देना चाहिए जिससे बालक डरे न। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, शोधन। जी हाँ, संवेगों के प्रशिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है शोधन। जैसे कोई इकाई और सॉरी बच्चों, जैसे कोई संवेग उत्पन्न होने पर यदि वह उचित नहीं है तो ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे मीराबाई के प्रेम का भक्ति में परिवर्तन। जो मीराबाई थी उनके प्रेम का भक्ति में, उनको पता था कि कृष्ण को पाना असंभव है, वो तो पा ही सकती थी, लेकिन जिस प्रेम से वो भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो गई थी कि उन्हें सिर्फ दर्शन की प्यासी थी। जैसे कहा गया है, मीरा कृष्ण के दर्शन की प्यासी थी, जबकि राधा क्या थी, उनकी प्रेमिका थी। नेक्स्ट है रेचन। समय समय पर बालकों को संवेगात्मक व्यवहार करने के लिए अवसर देना चाहिए, जिससे बुरे संवेग बाहर हो जाते हैं। उन्हें जैसे संवेग को प्रदर्शित करने का भी अवसर देना चाहिए। जैसे डर है, भय है, यदि बालक प्रदर्शित करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसे उसके बारे में समझा करके कि बेटा भय नहीं करना चाहिए, ये सब अगर आप रिचान करेंगे तो वो बालक क्या होगा, उसे उस संवेग से बाहर लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाइपर इमेसिस ग्रेविटरम क्या है। जी हाँ, हाइपरमेसिस ग्रेविटरम क्या है, तो ये क्या होता है बच्चों, जब गर्भावस्था के शुरुआती दिन में जब गर्भवती स्त्री को बार बार वमन होता है, उल्टी होती है, ये सभी शिकायत होती हैं, और उसके जो समान लक्षण होते हैं गर्भधारण के, गर्भावस्था के, किंतु 3 माह को, जब 3 माह का गर्भ हो जाता है उसके पश्चात क्या होता है, लगातार अत्यधिक वमन या उल्टियाँ होने लगती हैं। जब शिशु 3 महीने का हो जाता है गर्भावस्था में, तब माता को कई उल्टियाँ होने लगती हैं, बार बार उल्टियाँ होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम कहा जाता है। वही जो 3 माह के बाद उल्टियाँ होती हैं बार बार, इसे ही हम हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम कहते हैं। इसमें गर्भवती स्त्री को संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान उल्टी होती है, वमन होती हैं। इससे उस स्त्री का पोषण एवं स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित भी होता है, वजन लगातार घटने लगता है और फलस्वरूप गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास भी प्रभावित होती है। जब महिला बार बार वमन करेगी, उल्टी करेगी, दस्त करेगी, तो इससे क्या होगा, उसके शरीर से सारे पोषक तत्व निकलते ही जाएंगे और शरीर कमजोर होता जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, वंशानुक्रम एवं वातावरण में भेद बताइए। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसे पूरा देखना, आसानी से समझने का प्रयास करना। जैसे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण में परस्पर मतभेद है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। और देखा जाए तो एक समान है, पर कह सकते कि समान है क्योंकि बहुत डिफरेंट है, वातावरण में और वंशानुक्रम में बहुत डिफरेंट है। एक ही वातावरण में कई लोग पलते बढ़ते हैं, लेकिन वंशानुक्रम क्या होता है, एक ही जिन से अपने माता पिता के द्वारा ही जो बालक में जिन विकास होते हैं वो वंशानुक्रम के अनुसार होते हैं। जैसे कुछ विद्वान कह रहे हैं कि वंशानुक्रम को सर्वोपरि मानते हैं, तो कुछ विद्वान वातावरण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वंशानुक्रम का समर्थन करने वाले विद्वानों का मत है कि व्यक्ति की सभी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं वंशानुक्रम से निश्चित होती हैं। जो गाल्टन का कहना है कि प्रतिभा एक जन्मजात गुण है और उस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात एक ऐसा गुण होता है जिस पर क्या होता है, किसी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ सकता। और दूसरी ओर वातावरण का समर्थन करने वाले
विद्वानों का कहना है कि बालक पर वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बालक को जिस जिस प्रकार का वातावरण दोगे, बालक वैसा ही वैसा बन जाएगा। जी हाँ, हमारे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे फ्रायड महोदय ने, इन्होंने भी कहा था कि बालक को जिस माहौल में जैसे जैसे आप जिस वातावरण जैसा वातावरण देंगे, बालक वैसा ही बन जाएगा। और फिर उसके बाद डॉक्टर बॉस्टन का कहना था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है बच्चों। ये यूपी टेट में भी पूछा गया था, डॉक्टर बॉस्टन का कथन। ये ऐसे प्रश्न आया था, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, बताइए यह किसकी परिभाषा है। तो ऑप्शन दिया था फ्रायड का, डॉक्टर बॉस्टन का, गार्टन का, और ऐसे कई जैसे हल हैं, इनका भी नाम था। तो इन सभी में से आपको सिलेक्ट करना था सही नेम। ये यूपी टेट में था। तो कौन है? डॉक्टर बॉस्टन ने कहा था। और इसी प्रकार वंशानुक्रम एवं वातावरण के महत्व पर परस्पर विवाद है। नेक्स्ट है बच्चों, किशोरावस्था को कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया गया है? जो हाँ किशोरावस्था है बच्चों, उसे कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया गया है? तो याद कर लेना, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग में किशोरावस्था के अंतर्गत भौतिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। जिस अध्ययन की सुविधा को दृष्टि से किशोरावस्था को दो अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। पहला है पूर्व किशोरावस्था, दूसरा उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है? यह अवस्था 13-14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष 17 वर्ष तक की होती है और लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है तथा यही देखा जाए तो लड़कों में लगभग 1 साल बाद अर्थात 14 वर्ष की अवस्था में ये पूर्व किशोरावस्था की उम्र शुरू होती है और लड़कियों में यह 16 या 15 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं? तो अभी मैंने बताया वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि होता क्या है वंशानुक्रम आपके शब्दों में। तो जो बच्चों, समस्त बालकों एवं वयस्कों में 2 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। सभी बालकों और जो वयस्क व्यक्ति हैं 2 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। एक तो होता है हमारा जन्मजात विशेषता होती है और दूसरा होता है हमारा जातीय विशेषताएं। तो जन्मजात विशेषता में क्या होता है बच्चों? जो स्वतः ही हमारे अंदर आ जाती हैं, जो हमारे माता पिता के द्वारा जन्मजात आती हैं, स्वतः ही हमारे अंदर आ जाती हैं। जैसे रंग, रूप, आकार, शरीर गठन। कहते नहीं हैं कि इनका बेटा सेम इन्हीं की तरह है, इनकी सेम अपने माता की तरह है या अपने पिता की तरह है। तो इसी को हम जन्मजात विशेषता कहते हैं। और यदि जातीय विशेषता देखा जाए तो आनुवंशिक भी कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना आदि यह अर्जित विशेषताएं होती हैं। और दूसरे शब्दों में हम वंश श्रृंखलाओं को ही आनुवंशिकता, वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं हम लोग। जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर का निर्माण कोषों द्वारा होता है। जो जायगोट सेल होता है, कोष होता है, उसी के द्वारा मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, जिसमें गर्भावस्था की प्रारंभिक स्थिति में भ्रूण की रचना केवल एक निषेचित डिंब द्वारा होती है। जो निषेचित डिंब होता है उसी के द्वारा मानव की रचना होती है, भ्रूण की रचना होती है। यह निषेचित डिंब युक्ता, जिसे हम जायगोट कहते हैं, युक्ता का निर्माण पिता के एक शुक्राणु एवं माता के एक डिंब के संयोग से होता है। दोनों के संयोग से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जीवाणु द्वारा एक वंश से दूसरे वंश की आनुवंशिकता प्राप्त होती है तथा वह कह सकते हैं कि आनुवंशिकता से हमें शील गुण प्राप्त होते हैं। फिर देखते हैं, प्रत्येक डिंब कोशिका में वंश सूत्र
तोड़ तोड़ यहाँ पर सूत्र के बाद सूत्रों को रहते हैं। इसमें से आधे माता के वंश और आधे पिता के वंश सूत्र होते हैं और प्रत्येक वंश सूत्र में सैकड़ों की संख्या में कम से कम होते हैं, जिन्हें पैतृक या जीन्स कहते हैं। इन पितृकों में माता पिता के गुण और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।